फ्रेंड आज हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर 20। देखिए भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। इसने क्या रखा है, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, देखो जैसे पहले जो बल्ब आते थे ना बेटा, उसमें इस तरीके की शेप बनी होती थी जो कि टंगस्टन का बना होता था ये फिलामेंट। ये जब गर्म होता है ना, इसका टेम्परेचर होता है 3380 से भी ज़्यादा। फिलामेंट जो टंगस्टन मेटल होती है, जब ये गर्म होता है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो कोल्ड रेजिस्टेंस से जाता है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट वैन नोट इन यूज, जब वो यूज में नहीं है। देखो भाई, पावर कितनी है हमारे पास 100 वाट और वी कितनी है 220 वोल्ट, है ना। और अब हम यहाँ से देखो आई निकाल लेंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी गुना में आई होता है। पी हमारे पास कितनी है 100, वी कितनी है 220 गुना में आई। अब 100 को 220 से डिवाइड कीजिए, 0 से 0, 2 से कटा 5 पे, 2 से कटा 11 पे, तो आई की वैल्यू आ गई 5/11 एम्पियर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे में आई। वी कितना है हमारे पास, वी हमारे पास है 220, आई है 5/11, तो 11 चला गया ऊपर, 5 से काटे, 5 से कटा ये 5 चौके 20, 5 चौके 20, 11 से गुणा कीजिए, 11 चौक 44, 4 कैरी, 11 चौक 44 में 8 जोड़े 484, तो कितना आ गया भाई 484 ओम। ओके, आगे डीडीटी एक्सीडेंटली हमने ऐड कर दी वाटर में, जो कि झील का पानी है, डाल दी, तो जो पीएच है ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट होगा डीडीटी के द्वारा। सॉरी, पीएच नहीं है, ये ओल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी डीडीटी से अफेक्ट होते हैं। तो अब हमें बताना है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा। देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी जब डीडीटी पानी में जाएगी उसकी वजह से बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होगा। वो क्या होता है, जब हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल को। और हम मैक्सिमम जानते हैं कि हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मैन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डायग्राम चूज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी। अब मुझे एक बात बताइए, देखो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड करंट का आ रहा है, डाउनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ। अब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। अब देखो फादर मदर चाइल्ड, सी का मतलब करंट, करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अब मुझे बताइए मेरी जो अंगूठा है वो किधर है, अपवर्ड। तो आपको दिख रहा है, देखो करंट, करंट किधर है भाई, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बना दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और मेरा अंगूठा किधर है, अपवर्ड। इसका मतलब जो हमारा जो मूवमेंट है तो वो किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। ओके, आगे, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू सेकेंड। अब देखो भाई, अब हमें न्यूरॉन है, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को लेता है। देखो भाई, जब न्यूरॉन का हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स होते हैं, इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, कैच करके वो किस में डालते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद वो एक्सोन में लेके जाके फिर नर्व एंडिंग तक दे देते हैं। तो पहली बात तो देखो इस ऑप्शन में है कि डेंड्राइट कैच करता है, ठीक है। फिर डेंड्राइट से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल, देखो यहाँ पे ये केमिकल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बाद में कन्वर्ट होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी, क्योंकि डेंड्राइट से पहले वो एक्सोन में जाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर वो बनते हैं केमिकल के फॉर्म में। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 देखिए, ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड ए बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल। दोनों सेम एंगल पे आ रही है ऑन द इंसिडेंट सरफेस ऑफ ए प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो भाई, हमें क्या कर रखा है, जो मेरे को एक बात बताइए, एयर से हम किस में जा रहे हैं, हमें यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये प्रिज्म है, लाइट ऐसे गिरी, एयर मीडियम है बाहर, और देखो जब नॉर्मल बनाते हैं तो ये हमें पता है एंगल आई किससे बड़ा होता है, एंगल आर से। एंगल आई किससे बड़ा होता है, एंगल आर से। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है, रिफ्रैक्शन वाला, वो क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पे पढ़ो भाई, इसे क्या कर रखा है, ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड ए बीम ऑफ वॉयलेट लाइट, वो किसी सेम एंगल पे इंसिडेंट हुई फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आर रिफ्रैक्शन एंगल है और वी कैसा एंगल है भाई, इंसिडेंस, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब हम बताने कौन सा करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, जब जैसे प्रिज्म है उसमें से लाइट एंटर करती है तो हमें पता है ऊपर रेड कलर होता है और नीचे क्या कलर होता है, वॉयलेट होता है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हुआ है, वॉयलेट कलर, है ना।
और वोयलेट के लिए देखो पहले है रेड, रेड के लिए क्या दिखा रखा है भाई आर, क्या दिखाएगा आर, और इसके लिए वी, और रेड सबसे कम डेविएट हुआ है इसलिए आर एंगल सबसे कम बनाए। आप देख सकते हो ना वी एंगल सबसे ज़्यादा बनाए, तो आर किससे छोटा होगा वी से। ओके आगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो भाई कितने टाइप के गैमेट्स बने थे वहाँ पे, 4 टाइप के बने थे ना, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। कैसे बने थे 4, देखो टोल टोल और शॉर्ट शॉर्ट के लिए हमने लिए थे, तो हमारे पास 4 टाइप के गैमेट बने थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, और दो बार कैपिटल टी और 2 बार स्मॉल टी, ऐसे करके हमारे 4 गैमेट्स बने थे टोटल। आगे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हमारे 2 बने थे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। देखो भाई कन्वर्जिंग मिरर होता है कनकेव और डाइवर्जिंग मिरर होता है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस पे कितनी डिस्टेंस पे रख रखा है हमने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे। इफ़ दी फोकल लेंथ करके 10 हाइट बतानी हमें इमेज की, ठीक है। देखो इसको हमें पीछे सोल्व भी कर रखा है, तो मैं वहीं से बताती हूँ आपको 7th वाला। देखो भाई हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला में क्या होता है 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस में 1/u होता है। अब मैं आगे ही कर देती हूँ इसको, ठीक है। देखो भाई यहाँ कर दे हम सोल्व। ऑब्जेक्ट की हाइट h ऑफ 0 का मतलब ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, और कितनी डिस्टेंस पे u कितनी है भाई। देखो ये मिरर कैसा है कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए सारी चीज़ें क्या होती है पॉजिटिव, लेकिन u सबके लिए नेगेटिव होती है, इसलिए u आएगी -30। फोकल लेंथ f दे रखी है, फोकल लेंथ इसके लिए पॉजिटिव आती है 10 आ गई। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/10। v हमें निकालनी है, u कितना है माइनस का 1/30, माइनस का 1/30 इधर जाके प्लस का, तो 1/10 प्लस में 1/30 बराबर 1/v। 10 और 30 का एलसीएम 30, तो ये जाएगा 3 + 1 4/30 बराबर 1/v। तो 2 दूनी 4, 2 से कटा 15 पे 15/2। v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15/2 आ गई। फिर हमारे पास m का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें बताना क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज। m का फॉर्मूला क्या होता है v/u, माइनस का v/u किस लिए होता है लेंस, वो सॉरी मिरर के लिए, माइनस v की वैल्यू कितनी है 15/2। u की कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू थी 30, माइनस का 30, माइनस से माइनस कटा 15 से कटा ये 2 पे, तो 1/4 आ गया। और m का फॉर्मूला ये भी होता है h इमेज की डिवाइड में h ऑब्जेक्ट की, m है 1/4, और एच आई हमें निकालना है, उसकी कितनी है एच ऑब्जेक्ट की इधर की थी 4, कट के 1 आ गया, तो एच आई बराबर क्या आ गया +1। कितना आ गया भाई +1। ओके नेक्स्ट देखिए, द टेबल शो मोर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल एंड हाउ दे गेट एनर्जी। देखो भाई ट्री सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो लायन है वो जिराफ और राइनो को खा के एनर्जी प्राप्त करेगा, राइनो ट्री को खाएगा और जिराफ ट्री को खाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट मॉडल है इस टेबल पे। देखो भाई अब हमने इसको पढ़ा, जैसे जिराफ को कौन खा रहा है लाइन, बिल्कुल ठीक है, और राइनो को वो भी कौन खा रहा है लाइन, और ट्री को कौन खा रहा है जिराफ और राइनो, तो पहला ही ठीक है, बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन को करेक्ट कर देखना है। आगे सोप मॉलिक्यूल है जे, सोप मॉलिक्यूल में देखो हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब, फोबिया का मतलब होता है डर, जो पानी से डरे वो टेल के रूप में होता है, क्या होता है टेल के रूप में, और जो फिलिक का मतलब जो पानी का लवर है वो किस में होता है हेड के रूप में। ओके नेक्स्ट देखिए, टेबल लिस्ट सम चेंजेस दैट अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद स्पर्म। देखो भाई ये जो टेबल है ना वो कुछ चेंज को दिखा रही है जो कि एक फीमेल बॉडी में होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म के द्वारा। बताओ भाई क्या चेंज होते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो राइमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल फॉर चाइल्ड बर्थ। देखो भाई ऐसा नहीं होता कि वो जल्दी से धड़कने लग जाए, दिल तो बाद में धड़केगा बच्चे का। आगे फॉर्मेशन ऑफ प्लानसेटा, प्लानसेटा तो पहले से बॉडी में होती ही है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रो, एम्ब्रो में बच्चा इम्प्लांट होता है, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इन फीटस, फीटस में ऑर्गन डेवलप तो होएगी लेकिन पहले फर्टिलाइजेशन के बाद पहले इम्प्लांटेशन होता है। एम्ब्रो के अंदर बाकी सारी चीज़ें होती है कि सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का सेल डिवीजन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जो बनना है ना बनेगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिवाइड होएगा, डिवाइड होने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 1 वीक का 2 वीक का, फिर उसके बाद वो एम्ब्रो बनने के लिए इम्प्लांटेशन होंगे, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। लेकिन अब हमें सीक्वेंस बतानी है इसमें, तो सीक्वेंस में देखो हम किस ऑप्शन को करेंगे। देखिए भाई सी ऑप्शन को करेंगे, कैसे, सबसे पहले सेल डिवीजन होता है, ठीक है,
फिर सेल डिवीजन होने के बाद इम्प्लांटेशन हो गया एम्ब्रो में, ठीक है। फिर उसने क्या रखा है, प्लानसेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लानसेटा, फिर प्लानसेटा में चला गया, ठीक है। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इन फीटस, फीटस में ऑर्गन बन जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होएगी, ठीक है। आगे, Which one of the following option containing formula bonding and nature of aqueous solution respectively is correct for the compound formed by two element A and B having atomic number 1 and 17? देखो भाई, जैसे A का एटॉमिक नंबर 1 है और B का एटॉमिक नंबर है 17, तो 2, 8, 7। मुझे बताइए, इसको तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक की ज़रूरत है ना। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, तो ये शेयर कर लेंगे आपस में, क्या कर लेंगे, शेयर। तो अब शेयरिंग करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बनाएंगे भाई, कोवेलेंट, क्योंकि ये एक अकेला छोड़ नहीं सकता, एक अकेला छोड़ देगा तो मुझे एक बात बताइए, वैसे भी एक हाइड्रोजन नंबर हाइड्रोजन का होता है ना एटॉमिक नंबर 1, तो उसको डबलेट बनानी होती है, तो ये इसके साथ ले लेगा 2 बनाने के लिए, है ना। 2, 8, 7 वैसे भी क्लोरीन होता है, तो हमें पता है H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हम ऐसे भी बता सकते हैं इसको। और कोवेलेंट बॉन्ड है HCl, हमारा पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है नेचर में, ओके। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, गैस्ट्रोपेरेज इज ए डिजीज है जिसमें मसल्स होते हैं स्टमक के, वो पैरालाइज हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते। अगला, फूड्स हाई इन फैट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो भाई अगर तुमने ज़्यादा फैट वाला खाना खा लिया तो डाइजेशन डिले होएगा। और एंड द एम्प्टीफाइंग ऑफ द स्टमक, और स्टमक को वो खाली करने लग जाएंगे, ये क्वेश्चन कह रही है। आगे, विच वन द फॉलोइंग फूड वुड बी एडवाइज टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोपेरेज, पेशेंट को हमें क्या देना चाहिए। देखो भाई वो फैट वाला खाना ज़्यादा खा रहा है, इसलिए उसको हमें देना चाहिए सूप और जूस। क्या देना चाहिए, सूप और जूस, ताकि उसकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। देखो फ्राइड चिकन नहीं दोगे तुम, चिकन जहाँ पे भी है वो दोगे नहीं। आइसक्रीम और मिल्क में फैट ज़्यादा होता है, इसलिए वो नहीं देंगे, इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखो वी और आई ग्राफ है, इसमें याद रखना ए वी आई ग्राफ में ए बड़ा होगा बी से रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ए में ज़्यादा हीट बनेगी पर यूनिट टाइम बी से, ईजी है ये तो। अगर उल्टा होता आई वी ग्राफ होता तो बी की ज़्यादा होती, ठीक है। अगला, द वैल्यू ऑफ द स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट MXYZ इन द फ्लोइंग रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग आर। ये में रखे, देखो इसको बैलेंस करना है, सिंपल है। देखो अब बैलेंस करते हैं हम, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं 2 है बैलेंस। क्रोमियम के कितने, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्रोमियम के 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे कितने हैं 7, यहाँ पे ऑक्सीजन के देखो 3 है और 1 4। अब हमें हाइड्रोजन को और देखना है, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 4 दूनी 8 है। इसको 8 बनाने के लिए मैंने इसको 4 से किया, इसको 4 से करते ही हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 और 3 7, होगी ना बैलेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए तो 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 1 4 हो गया, सी ऑप्शन। अगला, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रम्प अमोंग क्रिकेटर्स। बिल्कुल ठीक है, क्रम्प हो जाता है मसल्स, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ना अनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारे मसल्स में, इस वजह से प्राइवेट से लैक्टिक एसिड बनता है, बिल्कुल ठीक है। आगे, पोटाशियम क्लोराइड है वो न्यूट्रल होता है। देखो पोटाशियम क्लोराइड का मतलब होता है KCl। देखो KCl कैसे बनता है, KOH प्लस में HCl से, हमें पता है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो हमारा साल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। कैसा बनेगा, न्यूट्रल। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये एडवाइस की जाती है जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। हम पानी को एसिड में नहीं करेंगे, एसिड को पानी में करेंगे तो हाईली एक्जोथर्मिक हो जाएगा, तो ये तो फॉल्स है बिल्कुल। आगे, डिजोल्विंग एक एसिड को पानी में हाईली एक्जोथर्मिक होती है। देखो ये बताइए, जब हम एक एसिड को पानी में डालते हैं तो हाईली एक्जोथर्मिक तो है ही, सही है, ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा इसमें, क्योंकि पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है। आगे, ऑटोट्रोप्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, बिल्कुल सच है। और ग्रीन प्लांट 1% एनर्जी को यूज करते हैं, ये भी ठीक है, और इसी वजह से ये बनाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आएगा, रीजन है ये इसका। द लाइट इमर्ज फ्रॉम ए पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट एंटर। यस, ग्लास स्लैब जो होती है जिधर से वो एंटर करती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल गलत है, फॉल्स आएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड इमर्जेंट रे, उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, मान लो ये ग्लास स्लैब है, उस पर लाइट एंटर करती है,
ठीक है, ये एंगल आई हो गया और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, कम। अब ये दोबारा नॉर्मल बनाएंगे और ये ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो लाइट अगर सीधी पास हो जाती तो ये यूँ जाती, अब दोनों में जो गैप बना है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आया हमारा, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू है तो डी ऑप्शन। अगला हमें दे रखा है जो अलॉयज होती है वो कॉमनली यूज होती है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, रजिस्टिविटी जो अलॉय की है वो हाइयर होती है, ये इसका बिल्कुल ठीक रीजन है। लेकिन एक मिनट आगे पढ़ते हैं, ऑफ इज कंसिडर्ड मेटल बट द अलॉय हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत है, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, इसके ऑप्शन क्या आएगा, सी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स आर प्लेस ऑन द ग्राउंड इन टू अरेंजमेंट एक्स एंड वाई। देखो भाई इसको अरेंज कर रखा है हॉरिजॉन्टल और इसको कैसे कर रखा है, वर्टिकल। द ब्लॉक अरेंजमेंट आर केप्ट मोइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी फ्यू आवर। अब इसको देखो, मोइस्ट का मतलब नमी फैला, नमी दे रहे हैं हम, तो हम इसको तो लगातार पानी दे रहे हैं हर कुछ घंटे बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज लाइकली टू गैदर मोर रस्ट आफ्टर 10 डेज। अब हमें बताना है इसमें से किसको जल्दी जंग लगेगी, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए भाई इसका आंसर हम पीछे देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए देखो भाई, अरेंजमेंट वाई में गैदर मोर रस्ट आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों बाद इसमें ज़्यादा क्यों लगेगी, क्योंकि रस्टिंग इज ए सरफेस फिनोमिना है। तो वाई में सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहा है। ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर रस्टिंग। देखो इसको हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये ब्लॉक ज़मीन पे रखा हुआ है, अब बताओ इसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो मतलब ज़मीन से टच में है कोई चीज़, तो उसको हवा नहीं मिल रही ना, पानी तो मिल रहा है कि सीपिंग करके पानी चला जाएगा, लेकिन इस वाले नीचे वाले हिस्से पे हवा नहीं लग रही। अब इस वाले हिस्से को देखो, ये खड़ा है तो पानी डालेंगे, पानी तो इसमें और इसमें लगभग बराबर ही जाएगा, लेकिन जब हम इसको रखेंगे तो देखो इधर से भी हवा के कॉन्टैक्ट में और ये इस साइड से भी हवा के कॉन्टैक्ट में, तो हवा ज़्यादा लग रही है इसको, इसलिए इसको रस्टिंग क्या होगी, ज़्यादा। ओके, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज ए मिरर। एम यहाँ पे मिरर है और पी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड ओ क्यू क्या है, मैग्नीफाइंग इमेज, बड़ी इमेज बनी है। देखो ये हमने मिरर बताना है कि क्या कौन सा होगा। देखो बना, मान लो मैंने ये यहाँ रखा, मैग्नीफाइंग इमेज बनी है ना, तो ये तो पी और एफ के बीच में वो वाला ही क्वेश्चन है, तो ये कैसे जाएगा भाई, पैरेलल जाने के बाद फोकस में से सी से ऐसे पास हो जाएगा, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो ये बन गई। तो ये कौन सा मिरर है भाई, कनकेव। कौन सा है भाई, कनकेव। और हमें इस इमेज की करैक्टरिस्टिक्स बतानी, ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो फिर भी हम इसको देख लेते हैं पीछे 22। देखिए भाई कनकेव मिरर, ठीक है, वही सेम इस तरीके से दिखा देना। आगे, हाउ डू विजुअली चैलेंज पीपल इंडिकेट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। देखो विजुअली चैलेंज पीपल का मतलब जिनको दिखाई नहीं दे रहा, अब उनको पता लगाना है कोई चीज़ एसिड है बेस, तो वो टेस्ट तो कर सकते हैं ना, तो वो टेस्ट से बता सकते हैं या स्मेल से बता सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि विजुअली चैलेंज लोग कैसे करते हैं। देखिए भाई जैसे क्या रखा है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि वो सूंघ के पता लगेगा। देखो टेस्ट मैंने क्यों नहीं बोला यहाँ पे, जैसे हर चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते ना, हाँ, इसलिए वो सूंघ कर पता लगा लेंगे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर की हेल्प से। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, जो स्मेल से अपनी स्मेल से चेंज हो जाती है, जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है। एसिड में कैसी स्मेल अलग होती है और बेस में अलग होती है। और ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन होती है, ओनियन, वनीला, क्लोव होते हैं ना, तो ये हमारे एग्जाम्पल है। क्लोव का मतलब लौंग होती है, ओके, वनीला आइसक्रीम में डलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द सॉल्यूशन कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड विच यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेटा ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। एक साल्ट यूज इन सोडा एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, और उसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। देखिए भाई यही आंसर है। देखो भाई सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। आगे, द पोल्स PQRS ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर। देखो भाई P है, Q है, R और S है, दे रखा है। देखो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ऐसे जा रही है ना, तो ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ। इसमें देखो डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इधर जा रही है ना, अंदर इधर जा रहे हैं, तो अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ, तो मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तभी तो ऐसे गई है। स्टेट द इन्फरेंट ड्रोन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। ये मैंने बनाई दिया है। वाई स्विचेज आर कनेक्टेड इन लाइव वायर नॉट इन न्यूट्रल वायर। अरे स्विच को जो है लाइव वायर में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि लाइव वायर की वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्ट, और न्यूट्रल की तो क्या होती है, 0। कैन वी यूज द सेम काइंड ऑफ फ्यूज फॉर बोथ पावर एंड लाइटिंग सर्किट। क्या हम यूज कर सकते हैं, देखिए इसके आंसर 24 में। देखिए भाई
ए मैंने बता दिया पी नॉर्थ पोल है, क्यू ये, और आर नॉर्थ पोल था, एस साउथ था, ये हमने ड्रॉ करके बताया। अगला देखो भाई, स्विच को हमेशा लाइव वायर के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो हाई पोटेंशियल 220 वोल्टेज होती है, जैसे वो ऑफ पोजीशन है, ऑफ पोजीशन पे हो जाएगा अगर न्यूट्रल में कनेक्ट करूँगी तो जैसे ऑफ पोजीशन पे आएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होएगा, तो ये ओपन सर्किट का काम करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं उसको न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दूँ, रिमेन कनेक्टेड विद, तब भी वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट रहेगा जो कि हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, आगे फॉर पावर नो, हम सेम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 15 एम्पियर का जो फ्यूज होता है वो लाइटनिंग सर्किट के लिए यूज होता है, और फ्यूज रेटिंग इज 5 एम्पियर। सॉरी लाइटिंग पर्पज, तो लाइट तो कम चाहिए ना, तो 5 एम्पियर का लाइटनिंग के लिए होता है, और पावर सर्किट में होता है 15 एम्पियर का, क्योंकि ज़्यादा पावर चाहिए होती है वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके नाम बताने हैं और ये एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं इनके बारे में बताना है। देखो भाई क्या दे रखा है, फर्टिलाइजर में जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नाइट्रोजन और सल्फर के क्या होते हैं? ऑक्साइड, जैसे SO2 और NO। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO का मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो भाई, अगर वो एयर में ज़्यादा रहेंगे तो एयर पोल्यूशन होएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिडिक रेन होएगी, और एसिड रेन मिट्टी को पोल्यूट कर देगी, क्रॉप को पोल्यूट कर देगी। इसकी वजह से बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मार्बल येलो हो गया था ताजमहल वाला, है ना। अगला हमें क्या क्वेश्चन बताना है, उसको रीड आउट कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम बताना है। नेचुरल का तो आप पॉन्ड दे सकते हो, और मैन मेड का एक्वेरियम दे सकते हो एग्जांपल। इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट आपस में कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो देखो भाई, इकोसिस्टम में क्या रखा है? जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोजम, ह्यूमन बींग्स, और फिजिकल, देखो ये कैसे हो गए? बायोटिक कंपोनेंट, और ये फिजिकल सराउंडिंग क्या होगी? अबायोटिक कंपोनेंट। वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं और बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। देखो नेचुरल के पॉन्ड फॉरेस्ट दे दिया इसने, आर्टिफिशियल के दे दिया क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। अगला क्वेश्चन, डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है बॉडी कैसे होती है? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो सारी सेल्स होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती, जैसे आपका लंग्स है, हार्ट है, ये सारे बाहर थोड़े कॉन्टैक्ट में होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। इस वजह से वो उसके लिए स्पेशल अलग से ऑर्गन होती है, तो इस वजह से वो अलाउ नहीं करेगा। देखो फिर भी हम इसका प्रॉपर आंसर जो लिखा हुआ है वो रीड आउट कर लेते हैं। देखिए भाई, जो बॉडी साइज है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है? बड़ा, और बॉडी डिज़ाइन भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। सेम यही बताया था मैंने, सारी सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती, ये भी बताया है। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। ओके, देखिए भाई अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी डू एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? एसिड और बेस में क्या प्रॉपर्टी कॉमन होती है, और एक्सप्लेन करना है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए भाई, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है ये? देखिए भाई, बोथ आयन, दोनों में आयन होती है, दोनों के दोनों क्या करते हैं? क्या प्रॉपर्टी कॉमन है कि दोनों एक्वस सॉल्यूशन, जब हम इसको पानी में घोल बनाएंगे दोनों के दोनों आयन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे दिया HCl के क्या आयन बनेंगे? H+ और Cl नेगेटिव। अब NaOH के क्या बनेंगे? Na+ और OH नेगेटिव। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए भाई, ए कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हैड द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स विद वाटर। जिप्सम से जो कंपाउंड बनता है वो हार्ड हो जाता है पानी मिक्स करने के बाद, तो हमें उस कंपाउंड का नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है, उस कंपाउंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसकी केमिकल इक्वेशन बतानी है। देखिए भाई कैसे हम लिखेंगे? देखो भाई, सबसे पहली बात, जो जिप्सम से कंपाउंड प्रिपेयर होता है उसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो कैसे होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं कितने केल्विन टेम्परेचर पे? 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, प्लस में 1.5 मॉलिक्यूल पानी के उसके अलग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं POP, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमने इक्वेशन भी लिख दी, हाँ सेम लिखी हुई थी। ओके, अगला देखिए, क्रैनियल नर्व्स क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात, क्रैनियल नर्व्स होती है हमारे ब्रेन में, और क्रैनियल नर्व ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है ये बताना हमें। अगले में बताना हमें सेरिबेलम और सेरिब्रम में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों ही क्वेश्चन हम पीछे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट। देखो भाई, क्रैनियल नर्व सबसे पहली बात वो ब्रेन से निकलती है, वो पूरे सर में फैली रहती है, सिर्फ सिर के अंदर होती है अपने। ओके, आगे हमारे क्रैनियल नर्व्स के पेयर होते हैं 12। कितने होते हैं भाई? 12।
सेरिब्रम और सेरिबेलम का डिफरेंस देखिए। सेरिब्रम क्या होता है, सबसे हाईएस्ट डेवलप्ड और प्रोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, और सेरिबेलम जो होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, और वो पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, आगे इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर है, सेंसेज को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और देखो मेमोरी का काम, इंटेलिजेंस का काम करता है, ये कंट्रोल करता है स्केलेटल सिस्टम, मसल एक्टिविटी को, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाता है। ठीक है, बॉडी पोस्चर बनाता है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन सेक्शन करते हैं सी। ओके, आगे देखिए, डीएनए कॉपी मे नॉट बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं होती, गिव रीजन नहीं होती क्योंकि एसेक्सुअल में भी आते हैं और सेक्सुअल में भी आते हैं। आगे गिव द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग characteristics in pea plant and mention its dominant and recessive plant height, seed color, flower color, seed shape। देखो हम दोनों क्वेश्चन को रीड कर लिया हमने, अब इसको देखते हैं। देखिए भाई, डीएनए जो कॉपी है वो कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली कभी भी सही नहीं होता, कॉपी करने में कुछ वेरिएशन आती है जिसकी वजह से डीएनए जनरेट होते हैं और वो सेम नहीं होते ओरिजिनल जैसे। आगे प्लांट हाइट में डोमिनेंट कौन होता है, टोल, और रिसेसिव कौन होता है, ड्वार्फ होता है। सीड कलर में हमने देखा था पी प्लांट के उसने करे थे येलो और ग्रीन करे थे, येलो हमारा डोमिनेंट था और ग्रीन क्या था रिसेसिव। फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट ले सकते हो। सीड की शेप कैसी थी, राउंड और रिंकल्ड। क्या हुआ ये आपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ड्रॉ ए क्लोज सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। ये तो लेंथ है वायर की, और एमीटर एंड वोल्टमीटर 4 सेल्स लगानी है हमें, और एक प्लग की बनानी है। ये डायग्राम बनाना है, पीछे देखेंगे अभी हम। ग्राफ दे रखा है वी और आई के बीच में। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वी आई रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट। क्या कंक्लूजन निकलेगा। देखो भाई, वी आई ग्राफ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 है, 0.8 तो 0.8 देखो वी की वैल्यू 0.8 है, 0.8 यहाँ कहीं होगी। तो देखो वी बटे में आई देखना है हमें, क्या देखना है, वी बटे में आई, और हमें 0.8, 1.2 और 1.6। देखो ये हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें अच्छा सा दिख जाएगा कि देखो जैसे ये हमारा ऐसे लेके जाएंगे तो ये हमारा आर है, तो वी बटे में आई क्या होता है, आर, और स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब ओम्स लॉ क्या हो रहा है, फॉलो। ओम्स लॉ फॉलो है तो आर कांस्टेंट रहेगी हमेशा। वी कितना है हमारे पास 1.6, आई कितना है 0.6 बराबर आर, तो 16/10 और 6/10, 10 से 10 कट गया बराबर आर, 16/6 बराबर आर, 2 से कटा 3 पे, 2 से कटा 8 पे, 8/3 ओम हो गई रेजिस्टेंस। कितनी हो गई, 8/3। ये कंक्लूजन क्या बता रहा है कि भाई ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, आगे एक मिनट, हमारा जो ये डायग्राम था 30 का ए, वो हम देख लेते हैं पीछे। देखो भाई 30 का ए डायग्राम देखो भाई, सबसे पहली बात इसने क्या रखी थी, जो निक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है 0.5 मिलीमीटर, और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, एमीटर सीरीज में हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब ये की लगा दी, 4 सेल्स लगा दी, 1 2 3 4 हो गई 1.5 वोल्ट की। ओके, अब वी बटे में आई 1.6, हाँ तो इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर दिया मैंने, पॉइंटों में कन्वर्ट नहीं किया। ओके, और हम क्या कंक्लूड करते हैं, गिवन टेम्परेचर पे ये ओम्स लॉ को डिफाइन कर दिया, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है और वो इक्वल रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन। एक पर्सन है वो कैन सी द ऑब्जेक्ट इफ़ दे आर प्लेस एट 1.5 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से देख पा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड, मतलब इतने प्लेस पे देख पा रहा है वो है, और हमारा नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू रीड ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर पे तुम्हें इसको रीड करवाना है। तो इसका मतलब उसका नियर पॉइंट खिसक गया है ना। नियर पॉइंट जब खिसक गया, हमें पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो हमें कौन सा रोग हो गया, हाइपरमेट्रोफिया। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज, ये हाइपरमेट्रोफिया है। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस बतानी है। पी बराबर क्या होता है 1/f, पहले एफ निकालेंगे, तो देखो इसको हम पीछे करेंगे, अगला और पढ़ लेते हैं हम एक बार। द लिमिटेशन ऑफ एन आई इज दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस टू वेयर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज द सेम। लिमिटेशन बतानी है आई की, जहाँ पर इमेज सेम होती है फॉर्म, and how it is possible for the eye to form focus image from the object that are located at varying distance from the eye। देखो आई तो अपने आप फोकल लेंथ को अपने आप सिलरी मसल्स की हेल्प से एडजस्ट कर लेती है, फिर भी हम इनके प्रॉपर आंसर पीछे देखते हैं। 31 का ए पहले वो करते हैं। देखो भाई हमारे पास यू, हमें ऑब्जेक्ट को -25 सेंटीमीटर पे देखना है, और वी हमारा 1.5 था जिसको 150 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो नियरेस्ट पर्सन बाय द
150 सेंटीमीटर अवे देख पा रहा है और वो देखना चाहता है 25 सेंटीमीटर पे, है ना। तो वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पे। हाइपरमेट्रोप मैंने बता ही दिया था कि पास का नहीं दिख रहा उसको। अब देखो वैल्यू पुट करी, -1/50 माइनस क्या हो गया प्लस। इसको सोल्व करने के बाद हमारी एफ आ गई 1/30। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30/100 किया तो जो कि कितनी आ गई 0.3, या एफ ऐसे लिख दो, एफ बराबर 30/100। 0 से 0 कटा तो कितना आ गया 3/10। पावर क्या होती है फोकल लेंथ का उल्टा, तो ये 10/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10/3 या 3.3 डायोमीटर। ओके, अगला हमें बताना था सिलेरी मसल्स वाला कि वो कैसे इमेज फॉर्म करती है हमारी आंखें अलग अलग डिस्टेंस पे। देखो भाई, हमारी जो फोकल लेंथ है, एबिलिटी आंखों की जो सिलेरी मसल्स की हेल्प से एडजस्ट की जाती है उसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे वो फोकस कर लेती है, ठीक है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन को तुम डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, अब हम हाँ किस क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम यहाँ पर। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज ए कैरियर ऑफ मलेरिया। मलेरिया को फैलाता है एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, और प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है वो। हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। और ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस रिप्रोडक्शन। देखो भाई, ये थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म का नाम मलेरिया को फैलाने वाला एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम होता है, ये एक पैरासाइट का नाम है। और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन दिखाता है। देखो इसका डायग्राम बना देंगे हम। 1 से 1000 लगभग 1000 की सेल्स बन जाती है। बाहर जो कवरिंग है उसको सिस्ट बोलते हैं। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कुछ मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। अक्षय ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। सिल्वर डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई चेंज नहीं दिखा रही। Ag प्लस में HCl। देखो भाई, हाइड्रोजन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन, ये रीजन दोगे आप। अगला, द रिएक्शन ऑफ सोडियम इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। सोडियम को HCl के साथ करोगे तो Na ज़्यादा रिएक्टिव किससे, हाइड्रोजन से, तो होनी है ये। आगे, सम बबल्स ऑफ गैस आर ऑब्जर्व व्हेन lead इज एडिड टू एसिड। lead Pb और HCl में डाला। तो देखो इसको हम एक बार देख लेते हैं। 33 का C देखिए। देखो भाई, इसमें क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, क्योंकि देखो मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस निकलती है हमेशा। तो lead को मैंने HCl में डाला तो PbCl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा देखो भाई, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग अलॉय। ब्रास में क्या होती है, कॉपर और जिंक। ब्रास में कौन होती है देखेंगे अभी हम, सोल्डर में और स्टेनलेस स्टील में। देखो हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं। ब्रास में होती है कॉपर और जिंक। सोल्डर में होती है कौन होती है भाई, lead और टिन। 50-50% होती है दोनों। ओके, स्टेनलेस स्टील में कौन होता है, आयरन, निकल और क्रोमियम। याद रखना भाई, आयरन, निकल और क्रोमियम। आगे अगला क्वेश्चन हमें क्या बताना है, वन यूज बताना है अबोव अलॉय। अलॉय को तो हम हीटिंग अप्लायंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वन यूज में ये लिख दें। निक्रोम वायर को यूज किया जाता है हीटिंग अप्लायंस के लिए, और टंगस्टन को यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट के लिए। ओके, अब हम करेंगे सेक्शन डी। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। जाग कैसे बनते हैं ये बताना है हमें, जब सोप को ऐड किया जाता है ऑयली डर्ट के अंदर, ठीक है। देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट। देखिए भाई, देखिए जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से ये डरता है, और जो पोलर एंड है वो हाइड्रोफिलिक मतलब पानी का लवर है, जो कि हमारा क्या होता है COO नेगेटिव और Na+ हो गया। अब देखो भाई, जब ये झाग बनते हैं तो ये देखो इस तरीके की फॉर्मेशन होती है पॉजिटिव आयन, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। इसको ड्रॉ बना के देखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो X एंड Y विद 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें हार्ड वाटर डालना है। इन टेस्ट ट्यूब X एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन डालने हैं, और टेस्ट ट्यूब Y में हमें डिटर्जेंट डालना है। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, हार्ड वाटर जो है ना वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, और जो हार्ड वाटर होता है वो डिटर्जेंट के साथ झाग बनाता है। वो क्लीनिंग एजेंट भी अच्छा होता है, क्योंकि जो साबुन है वो बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट। तो दोनों को हम शेक करेंगे। इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल मोर। किस में होगी, डिटर्जेंट में। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, डिटर्जेंट ज़्यादा मतलब हार्ड वाटर के साथ झाग बना लेता है। आगे, इन विच टेस्ट ट्यूब कर्डी सॉइल विल बी फॉर्म्ड। कर्डी तो टेस्ट ट्यूब भाई X में होगी, और रीजन बताना है। देखो रीजन को हम प्रॉपर्ली पीछे देखते हैं, है ना। 34 का B। देखो भाई, Y में ज़्यादा होंगे, डिटर्जेंट वर्क करता है हार्ड वाटर में, ये रीजन दे देंगे कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है। आगे, X में कर्डी सॉइल होंगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन होती है हार्ड वाटर में, और वो इनसोल्यूबल होती है।
किस में इनसोल्यूबल होती है? सोप के अंदर, हाईली फैटी एसिड में, ठीक है, सोप सॉल्यूशन से बनता है, क्योंकि जो साबुन है उसको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? ऑयल की हेल्प से। आगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई ये क्या है भाई? इथेनॉल। इथेनॉल में मैंने क्या डाला है? प्रोपोनोइक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ज़्यादा है। देखो इसको ऐसे रखो, C2H5 के साथ रिएक्ट होएगा CH3 CH2 COO, OH और H मिलकर पानी बनेगा, तो क्या आएगा? C2H5 CH3 COO। तो मतलब इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। आगे इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? तो देखो हम इसको पीछे ही देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देखो भाई जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसको इसके साथ जोड़ देंगे और OH और H मिलकर पानी बन गया, तो CH3 CH2 COO को पहले लिखना और C2H5 को पीछे लिख देना, ठीक है। इसका नाम क्या है? देखो 2 के लिए क्या होता है? इथाइल, तो इसको इथाइल, और 3 के लिए प्रोपेनेट नोट बोला है। क्या है? प्रोपेनोट। आगे इथाइल प्रोपेनोट, अब ये हमारा आ गया इथाइल प्रोपेनोट जो हमारा बना है, वो जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CH3 COO। देखो ये Na इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और C2H5 ये OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कर गया। अब ये CH3 COO Na जो ये तीसरा बना है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मीथेन, और Na2CO3 अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे बेंजीन की स्ट्रक्चर बतानी है, वो हमें पता ही है, बेंजीन की स्ट्रक्चर C6H6 होता है। अगला है एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला C6H6, वो बेंजीन होता है जिसमें एक जगह सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड भी है और सूटी फ्लेम के साथ जलता है। X बताना है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। जब डीकलराइज कर देता है, ब्रोमीन वाटर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, इसके कलर को डीकलराइज करता है, मतलब कलर को क्या कर रहा है भाई? चेंज कर रहा है। और हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। देखिए भाई हम करेंगे कैसे? देखो भाई जो ये बेंजीन है और इसकी स्ट्रक्चर हमें देखो, हम ऐसे ही बना सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H जोड़ दो, सब जगह जोड़ दिया, और यहाँ पे बीच में बना दो कार्बन, बन गई बेंजीन की स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद ये इट डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड यहाँ पे बार बार घूमते रहते हैं। इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो और हाइड्रोजन की कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है और हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है? कम, ठीक है। ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेम द प्रोसेस विच एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में प्रोसेस बताना है और न्यूट्रिशन का टाइप बताना है, और हमें बताना है लिस्ट द रॉ मटेरियल जो कि इसको जरूरत पड़ती है। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, सभी को पता है। और न्यूट्रिशन क्या लेता है भाई? ये वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और क्या लेता है भाई? साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस, ठीक है। देखो भाई अब हम करेंगे कैसे इसको? 35 का A, देखो भाई ये रहा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है। ग्रीन प्लांट कौन से प्रोसेस दिखाते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। रॉ मटेरियल इसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वो सनलाइट चाहिए। देखो ये हमने क्या रखा है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाता है, 6 मॉलिक्यूल पानी बनाता है। अब हमें बताना है अगला क्वेश्चन, 3 इवेंट बताने जो इस प्रोसेस में होते हैं। देखो लाइट एनर्जी कौन ऑब्जॉर्व करता है? क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, तो हाइड्रोजन स्प्लिट आउट हो जाता है, पानी स्प्लिट आउट हो जाता है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ओके। आगे मेंशन द 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या होता है भाई? प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होते हैं। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। देखो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है ये हमें बताना है। देखो भाई ब्लड में सारे कंपोनेंट बताएं तो प्लाज्मा और 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है सबसे पहले वो लंग्स में लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड सारे बॉडी पार्ट में ओटा के थ्रू चला जाता है। अगला हमारा C पार्ट क्या पूछ रखा है? ट्रेस द मूवमेंट ऑफ वो, राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व। वाल्व क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं ब्लड को, तो वाल्व क्या करते हैं भाई? वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने से रोकते हैं। अगला राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। देखो भाई आर्टरी की दीवारें कैसी होती है? मोटी, वेन की दीवारें होती है पतली, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना होता है। इसमें कोई वाल्व नहीं होते आर्टरी में, लेकिन वेन में वाल्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंदर की तरफ होते हैं इनमें। अगला क्वेश्चन है
वैन इज द फोर्स एक्सपेंड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। फोर्स करंट कैरिंग कब लार्जेस्ट होता है 90 डिग्री पे, और दो डिवाइस बतानी है जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ होती है। देखिए भैया इनका आंसर, द फोर्स एक्सपेंस होता है जब वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, देखो वैन डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे सी हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एम हो गया। और लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर सब में इनका यूज होता है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, हाउ डज इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। देखो ये मैग्नेट तो है, ये सोलोनॉइड है, कौन है ये, सोलोनॉइड। इफ़ यू आर प्रोवाइडेड ए बार मैग्नेट दे दिया तो नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बताओगे ऑफ ए करंट कैरिंग सोलोनॉइड। वो तो हम करंट कैरिंग कंडक्टर को हेल्प से देखेंगे कि कैसे वो कर रहा है। देखो भाई गिवन फिगर सोलोनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड में जा रहा है, जब करंट पास करता है सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके चारों तरफ, वो हमें दिखा रखा है, और इसलिए बिहेव करता है वो मैग्नेट की तरफ। देखो वन एंड सोलोनॉइड का जो, देखो जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ में होगा वो साउथ होगा। वन पोल ऑफ ए बार मैग्नेट नेक्स्ट टू द सोलोनॉइड एंड चेक वेदर इट अट्रैक्ट और रिपेल। तो हम इसके पास एक मैग्नेट लेके जाके देख सकते हैं कि कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके नॉर्थ पोल से रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं।